नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आज हम प्रस्तावना कल हमने पढ़ा था और आज भी उस पर जारी रखेंगे। अक्षय गौर जी भी जुड़ गए, शशि सैनी जी, बाकी लोग भी आ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए। सबको मेरी नमस्ते, गुड इवनिंग सबको बहुत बहुत। तो आप तो अच्छे से बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ाओ अपनी, और भाई काम आगे करना है। तो चलिए, कहाँ पर चल रहे थे हम? प्रस्तावना पर चल रहे थे। प्रस्तावना में मैंने बता दिया था, प्रस्तावना का दर्शन का क्रम हमने चर्चा कर लिया था। और उसके बाद मैंने इस पर भी डिस्कशन कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो हम उस पर भी चर्चा कर गए थे। लास्ट में हमने निष्कर्ष निकाला था प्रस्तावना संविधान का भाग है, बल्कि भाग ही नहीं है, महत्वपूर्ण भाग है, आधारभूत ढांचे का भाग है, हृदय है। यहाँ तक हम सब ने पढ़ लिया था। अब हम आगे आते हैं मित्रों, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं प्रस्तावना के बारे में, फिर उसके बाद संघराज्य क्षेत्र के बारे में आएंगे। तो प्रस्तावना पर आते हैं। प्रस्तावना का महत्व क्या है? वैसे क्वेश्चन तो कोई नहीं आता इसमें से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 2 मिनट देखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछ लेगा तो प्रस्तावना का महत्व भी क्वेश्चन बन जाए बाई चांस, तो आपको तब ध्यान रखना है। तो जुड़ते जाइए आप लोग, पहले तो जुड़ जाइए। आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि सर ने लेट क्लास छोड़ी थी। तो इसमें क्या है प्रस्तावना के महत्व में? पहला तो इसमें हमें ये पता चलता है कि अंतिम शक्ति किसमें निहित है। अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में। यानी कि प्रस्तावना से हमें ये जानकारी मिलती है, अंतिम शक्ति जनता में निहित है। दूसरा प्रस्तावना का जो महत्व है मित्रों, वो ये है कि प्रस्तावना से हमें शासन के स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। प्रस्तावना से शासन के स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। क्या स्वरूप है हमारा? लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंद्रपेक्ष लोकतांत्रिक, गणराज्य है। तो ये हमें इससे पता चलता है कि हमारे शासन का स्वरूप ऐसा होगा। फिर बेसिकली कि तीसरा महत्व यह है कि वास्तव में प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का आधार है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की व्याख्या का आधार है। संविधान की व्याख्या का आधार है। तो मैंने बताया था व्याख्या का आधार सर्वोच्च न्यायालय ने कब बताया था प्रस्तावना को? कोई बता सकता है मित्र? देखो कौन बताएगा। मैं अपूर्वा बहन, बिल्कुल अपूर्वा जी को भी नमस्कार, सबको नमस्कार, राकेश जी को नमस्कार, सबको नमस्कार। तो अब ये मुझे बताइए, प्रस्तावना को संविधान की व्याख्या का आधार सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा था? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। राकेश मीना जी कह रहे हैं, ठीक है। राकेश मीना कोई नहीं बता रहा, जवाब दे नहीं रहे। आप बस आपस में बातें कर लो भाई, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे तो बात कर लो। थोड़ा सा बता दो कि बेसिकली क्या है संविधान की व्याख्या के आधार कब कहा प्रस्तावना को। ये मैं फिर बता देता हूँ, लास्ट में ही बताता हूँ अगर आप नहीं बता रहे हैं तो। वास्तव में केशवानंद भारती केस 1973 में कहा था प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का आधार है। अगर कहीं संविधान अस्पष्ट होगा तो हम उसकी व्याख्या प्रस्तावना के आधार पर कर सकते हैं। तो 1973 के केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा था। तो यानी कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या का आधार है, और कहीं ना कहीं इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आंख भी कहते हैं। तो ये तो महत्व आपको ध्यान में रखना है। चौथा महत्व भी मैं बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं। चौथा महत्व यह है प्रस्तावना आधारभूत ढांचे का भाग है। प्रस्तावना आधारभूत ढांचे का भाग है। ये आधारभूत ढांचा क्या है, वो भी ये संकल्पना कब आई? तो बेसिकली प्रस्तावना को आधारभूत ढांचे का भाग कब बताया गया था? SR बम्बई केस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 4 महत्व हैं। तो चारों महत्व आपको समझ में आने चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने चर्चा कर देता हूँ आधारभूत ढांचे की संकल्पना की भी। आप लोग बाद में, कपिल देव जी नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत अच्छे चल रहे हैं बच्चे, तिंद्रा चौधरी जी, तो बेसिकली सारे अच्छे बच्चे हैं। आप तो ये ध्यान रखना, प्रस्तावना को आधारभूत ढांचे का भाग कौन से केस में बताया था? SR बम्बई। तो प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं, महत्वपूर्ण भाग है, ये भी इसका एक महत्व है। अब मैं आधारभूत ढांचे की संकल्पना क्या है थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल देता हूँ। डाल दूँ, परेशानी तो नहीं है ना? आधारभूत ढांचे का भाग कब बताया था? अपूर्वा जी कह रही हैं बिल्कुल SR बम्बई केस में बताया था। लेकिन आधारभूत ढांचे की संकल्पना है ही कब है, क्या है, कब आई, तो उस पर भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। तो चलो वो भी मैं बता देता हूँ
कि आधारभूत ढांचे की संकल्पना या मौलिक ढांचे की संकल्पना ये है क्या, कब आई, थोड़ा सा इस पर भी मैं प्रकाश डाल देता हूँ। आप कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो ये ध्यान रखना। मौलिक ढांचे की संकल्पना भी कह देते हैं इसको, तो डरना मत। और अंग्रेजी में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी भी देख लेना थोड़ा सा, तो आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, आधारभूत ढांचे की संकल्पना क्या है वो बता देता हूँ। आधारभूत ढांचा की संकल्पना दी कब थी? ये सबसे पहले केशवानंद केस में दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे की संकल्पना कब दी थी? केशवानंद भारती केस 1973 में दी थी। और इसमें कहा था कि वास्तव में संसद ना संविधान में तो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान के महत्वपूर्ण भाग मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मौलिक ढांचा वह भाग है संविधान का जो महत्वपूर्ण भाग है। तो मौलिक ढांचा क्या है? महत्वपूर्ण भाग, important part of the constitution, that is the मौलिक part। इसी को बेसिकली क्या बोला? केशवानंद में बोला कि संसद परिवर्तन तो कर सकती लेकिन मौलिक ढांचे में नहीं। उस समय संसद ने बेसिकली इसके 3 तत्व बताए थे। लोकतंत्र बता दिया, संसदीय शासन प्रणाली बता दिया, न्यायिक पुनर्विलोकन बता दिया। तब वहाँ सरकार के एक मुखिया खड़े थे, उन्होंने कहा था पूरा परिभाषित करो कौन कौन सा मौलिक ढांचा है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम समय समय पर बताएंगे, पूरी परिभाषित नहीं किया है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक ढांचा परिभाषित है कि नहीं परिभाषित है? परिभाषित नहीं है, अभी केवल कुछ तत्व बताए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। पांव लागू गुरुजी, किंग फ्रॉम भरतपुर, वेरी गुड। आप तो भरतपुर के राजा हैं, तो मैं ही आपको नमन करता हूँ, तो आप मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए, ठीक है ना। तो भाई किंग जी ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मौलिक ढांचा है। इसकी संकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने कब दी थी? 73 में। लेकिन प्रस्तावना को मौलिक ढांचा कब बताया गया? एसआर बम्बई में। अब ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, दोनों में अंतर ध्यान रखना। प्रस्तावना को मौलिक ढांचे का भाग कब बताया गया? एसआर बम्बई में। अब क्वेश्चन पहले पढ़ना तभी अपना आंसर देना। तो पहला तो क्या ध्यान रखना? मौलिक ढांचे की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने कब दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने यह संकल्पना केशवानंद भारती केस 1973 में दी थी, ठीक है ना। लेकिन प्रस्तावना को मौलिक ढांचे का भाग कब बताया गया? ये बताया गया एसआर बम्बई केस 1994 में। क्या मौलिक ढांचे को परिभाषित किया गया है? परिभाषित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ तत्व बताए हैं। ये मौलिक ढांचे की संकल्पना क्या करती है? संसद की शक्ति को कम करती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है बेटा। आपस में चैटिंग ना करके आप लोग सीधे पढ़ने की बातें करें। बड़े अच्छे बच्चे हैं, एग्जाम सर पर हैं, क्योंकि कुछ ही उम्र होती है पास करने की, और आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए समय भी बहुत कम है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करो और ध्यान इधर रखो। 2 बातें ध्यान रखनी है, 2 क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं। पहला तो मौलिक ढांचे की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने कब दी थी? केशवानंद भारती केस में। और प्रस्तावना को मौलिक ढांचे का भाग कब बताया था? एसआर बम्बई केस में। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर प्रस्तावना तो आपको खत्म होगी। अब नया टॉपिक जो हमने आज हेडिंग में डाला था, अब हम उस पर चर्चा करेंगे, संघ राज्य क्षेत्र पर। तो संघ राज्य क्षेत्र पर आते हैं मित्रों। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, संघ राज्य क्षेत्र। अब लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छे से करेंगे बेटा, तभी जाके काम चलेगा। अगर आप मजाक में लेंगे ना, फिर आपका काम नहीं चलेगा। ये फिर हैंग होने लग गया येलो वाला। तो येलो वाला क्यों हैंग होता है मुझे समझ नहीं आ रहा। संघ राज्य क्षेत्र ये फिर हैंग हो रहा है। अभी और कुछ लेते हैं कलर, देखो जो दिख जाए। तो ये वाला दिखता नहीं है, ये फीका ही दिखेगा, ये दिख जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र ये भी हैंग हो रहा है, क्या चक्कर है आज। क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 1। अनुच्छेद कितने हैं इसमें? 1 से 4। लेकिन मित्रों ये चारों अनुच्छेद आपको बहुत धीमे धीमे शांतिपूर्वक सुनने होंगे,
तब जाके होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप ढूंढते रहना, बार बार लाइव क्लास देखते रहना, आज तो समझ आ जाएगा, फिर समझ भी नहीं आएगा। तो इसको ध्यान से बेटा मन से सुनना है। संविधान है, कोई ये ज्योग्राफी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, आप पढ़ के भूल जाइएगा। तो संविधान को तो कम से कम इज्जत दे दो। तो ये ध्यान रखना है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 में 1 से 4 तक हैं। अब पहले हम अनुच्छेद 1 पर ध्यान देते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का यूनियन है। क्या लिखा है? भारत राज्यों का यूनियन है। आप ये क्वेश्चन कई बार आया है परीक्षा में, भारत राज्यों का यूनियन है, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? ठीक है, तो वास्तव में अनुच्छेद 1 में प्रावधान है, भारत राज्यों का यूनियन है। अगर अनुच्छेद 1 भी नहीं पता तो मर डूबने वाली घटना है। तो सारे बड़े बड़े लोग, आप अक्षय गौर जी सुन रहे हैं, कसाना हेमराज जी जुड़ गए हैं, राकेश मीना जी जुड़ गए हैं, तो बाकी लोग भी जुड़ते जाओ। तो ये ध्यान रखना है, भारत राज्यों का यूनियन है, ये अनुच्छेद 1 में प्रावधान है। हमारे यहाँ फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। फेडरेशन का वैसे अनुवाद होता है हिंदी में संघ। संघ शब्द का या फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस क्यों किया गया है यूनियन शब्द का प्रयोग, ये हमें समझने की जरूरत है। अगर मित्रों ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि हमने भारत राज्यों का यूनियन है, यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, फेडरेशन का क्यों नहीं किया गया, क्योंकि फेडरेशन का अमेरिका में किया गया था, वहाँ पर फिर गृहयुद्ध चला था, राज्यों ने ज़्यादा अधिकार मांगे थे, जिससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसलिए हमारे यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग कर दिया ताकि राज्य को ज़्यादा शक्तियाँ ना मिले, राज्य ऐसा काम ना करें। कुलदीप जी बोल रहे हैं, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। लेकिन मित्रों यहाँ पर ध्यान रखना कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन का नहीं, क्योंकि फेडरेशन में राज्य ज़्यादा शक्तिशाली होता है, हमारे यहाँ केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, एकता अखंडता के अनुरूप बल दिया गया है। इसलिए तो यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, इसके कारण बता रहा हूँ। पहला कारण तो है एकता अखंडता के अनुरूप केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए। पहला अर्थ ये तो है एकता अखंडता के अनुरूप केंद्र शक्तिशाली होगा, इसलिए कौन शक्तिशाली होगा? केंद्र शक्तिशाली होगा, केंद्र शक्तिशाली होगा। दूसरा, यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि ताकि राज्यों को अलग होने का अधिकार ना हो, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। साफ साफ सीधा सीधा कह दिया, अमेरिका जैसे गृहयुद्ध की स्थिति ना हो, अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इससे दो बातें पता चलती हैं यूनियन से, कि हमारे यहाँ केंद्र अधिक शक्तिशाली होगा और राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो वास्तव में यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, जब ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी तो अनुच्छेद 1 क्लियर हो जाएगा। तो अब मित्रों ये आप इसमें गड़बड़ नहीं करना। अब मैं दोबारा से एक बार फिर समझा देता हूँ, अक्षय जी, शशि सेन जी, सब आप ढंग से सुन लीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्या है, भारत में पहले अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान है, भारत राज्यों का यूनियन है। फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करके यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, ताकि हम एकता अखंडता के अनुरूप केंद्र को शक्तिशाली बना सके। दूसरा, इसमें साफ साफ कह गया कि संकेत था कि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, केंद्र के वो भागी बने रहेंगे, वो कभी अलग होने का दावा नहीं करेंगे। तो मित्रों ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वास्तव में यूनियन शब्द के दो अर्थ हैं, इसके दो पहलू हैं, दो मतलब हैं। पहला तो केंद्र शक्तिशाली होगा, दूसरा राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। अमेरिका में संघ शब्द का प्रयोग, फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया था, इसलिए वहाँ पर गृहयुद्ध जैसी समस्या भी आई थी। तो हमारे यहाँ ऐसी समस्या नहीं आए कभी, या राज्य कभी अलग होने का दावा ना करें, इसलिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हम आते हैं मित्रों अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, लेकिन मित्रों उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बात बता देना चाहता हूँ। देखो मित्रों, हमारा जो संविधान है वो हमारी आस्थाओं और हमारी संस्कृति के अनुरूप ही है। वास्तव में हमारी आस्था, विश्वास, संस्कृति का प्रतीक ही संविधान है। जो हमारे घर में चलता है, हमारी संस्कृति में चलता है, वही संविधान है। जैसे हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो हमारे घरों में भी संसदीय शासन प्रणाली होती है। तो घर में प्राइम मिनिस्टर कौन होता है और राष्ट्रपति कौन होता है, जल्दी से बताओ। घर में प्राइम मिनिस्टर कौन है, राष्ट्रपति कौन है, कौन बता सकता है? देखो,
अब देखते हैं। नमस्ते नमस्ते, सब नमस्ते तो बेटा कर लेना, लेकिन एक बात का आंसर दे दो, मुझे बताओ परिवार में प्राइम मिनिस्टर कौन है, राष्ट्रपति कौन है? अभी भी नहीं बता रहे। देखो यह हालत है, कोई नहीं बता रहा आप में से। पता नहीं क्या लाइव क्लास हो रही है, मुझे तो समझ से नहीं बाहर है। इसलिए मैं कहता हूँ ऑफलाइन ही पढ़ लेना। आप तो बस आपस में बातें करते रहो, कोई आंसर ही नहीं दे रहा। मैंने पूछा घर में प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है, नो रेस्पॉन्स। अरे बेटा रेस्पॉन्स तो करो ना, कोई तो बोलो। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। सर क्लास अटक रही है, क्लास कहीं अटक नहीं रही है, आपके फ़ोन हैंग हो रहा है, तो वो उसको ध्यान में रखो। तो ठीक है ना। पापा जी और मोम जी, पापा जी क्या है, राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ शशि सैनी जी। पीएम लेडीज होती है, बिल्कुल सही कहा कपिल देव जी ने। अब जवाब दिया है कि मम्मी प्रधानमंत्री होती है, पापा राष्ट्रपति होते हैं, पापा नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं, पापा वास्तविक अध्यक्ष होती है, प्राइम मिनिस्टर होती है घर की। ये बात तो हमारे घर में भी संसदीय शासन प्रणाली है। ये अनुच्छेद 2 भी हमारे यहाँ बिल्कुल घर के अनुरूप है, हमारी संस्कृति के अनुरूप है। 3 भी देखना हमारी संस्कृति के अनुरूप है। अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, इसमें कहा गया है कि बेसिकली कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में संसद सामान्य बहुमत से नए क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है। ध्यान से सुनना है मित्रों, बिल्कुल ध्यान से, एक एक शब्द का मीनिंग है सम्मिलित कर सकती है। एक बात ध्यान रख लेना, इसका मतलब क्या है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र सम्मिलित होना चाहता है तो संसद सामान्य बहुमत से शामिल कर सकती है। उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिकली है। यानी कि जैसे हमने गोवा को शामिल किया था, गोवा शामिल हुआ था, ध्यान है ना, गोवा को हमने संसद के सामान्य बहुमत से शामिल कर लिया। अगर पाकिस्तान भी कहता है वो कि भाई हमें भी शामिल कर लो, हम तो संसद के सामान्य बहुमत से शामिल कर देंगे। अमेरिका भी भारत में सम्मिलित होना चाहता है तो हम संसद के सामान्य बहुमत से शामिल कर देंगे। तो बेसिकली तो संसद के सामान्य बहुमत से नए क्षेत्र को शामिल कर लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और वास्तव में हमारे यहाँ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती। हमारे घर में भी प्रथा है, यदि लड़का ये कहता है कि मुझे यहाँ शादी करनी है और लड़की के परिवार वाले तैयार हैं शादी करने के लिए, चाहे थोड़ा इंटरकास्ट हो, थोड़े गोत वोत ना मिलते हों, तो हमारे यहाँ आसानी से हाँ बोल दिया जाता है। रामनिवास जाट जी भी जुड़ गए हैं और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की क्लास को टाइम टेबल कब आ जाएगा बेटा, टाइम टेबल आप पढ़ो ना, संविधान तो पढ़ो, ये भी टाइम टेबल में रवि वर्गीय जी बोल रहे हैं। तो ये बेटा सारी चीज़ें आपके अनुरूप ही हैं, आप संविधान पढ़ो तो आप तभी तो काम चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ लड़के की शादी करनी होती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, भाई ठीक है थोड़ा बहुत गोत रट रहे हैं, लड़की इंटरकास्ट हो रही है तो भी ले आते हैं, कहते हैं हमारे घर तो आएगी जाएगी थोड़ी। तो ये बेसिकली है। तो सामान्य बहुमत से काम हो जाता है नए क्षेत्र को शामिल करना। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या, अब सुन लीजिए। पहला अपवाद है सहराज्य। दूसरे अनुच्छेद का अपवाद है सहराज्य। हमारे यहाँ इसमें सहराज्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब ये कहेंगे बस फ्रेंडशिप के रूप में घर में आ गया, तो हमारे यहाँ ये अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ कोई लड़का वास्तव में किसी लड़की को लेके घर चला जाए और बोले कि ये घर वालों से बोले मेरी दोस्त है और इसको हम घर में रख दें, तो घर वाले कहेंगे या तो राखी बंधवा ले या मांग में भर दे भाई सिंदूर। हम दो ही बातें जानते, तीसरी बात समझ नहीं आती हमको। साफ साफ कह देंगे कसाना जी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। इसलिए हमारे यहाँ तो सीधा सीधा चलता है, सहराज्य नहीं चलता। अगर ये सहराज्य वाला दर्जा देना पड़ेगा तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, उसे सामान्य बहुमत से पास नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ही सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया था 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा। सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया था, पूरा शामिल ना करके बस फ्रेंड वाला बनाया था पहले। इसलिए 35वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था, जो इसका अपवाद है। क्योंकि पूर्ण विलय नहीं करके थोड़ा सा विलय किया था, दोस्ती वाला विलय किया था, तो वो अलाउड नहीं होता, आधा वाला। तो इसलिए सहराज्य के दर्जे के लिए हमें संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा था 35वां।
1975 में। बाद में 36वें दोबारा सिक्किम का पूर्ण विलय कर लिया था, बात एक अलग है। फिर विलय पूर्ण विलय करने में भी परेशानी आती है, देखो फिर संविधान संशोधन अधिनियम करना पड़ा है। इसलिए हमारे कहते हैं सामान्य बहुमत की प्रक्रिया तब चलेगी जब संस्कृति के अनुरूप, जब पूर्णतः सम्मिलित हो जाए। तो ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली सपना जी जुड़े, नमस्ते सर जी, नमस्ते। तो ये बेटा ध्यान रखना है कि शहर राज्य के लिए 35वां संशोधन अधिनियम पारित करना बड़ा था। कौन सा? सिक्किम को शामिल करने। सिक्किम को पहले शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। तो वास्तव में संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना। अब दूसरा अपवाद क्या है वो भी मैं बता देता हूं। चलिए बताते हैं दूसरा अपवाद भी। अनुच्छेद 2 का दूसरा अपवाद है क्षेत्र त्यागना। देखो बेटा, हमारे यहाँ क्षेत्र प्राप्त करने के लिए तो संसद के सामान्य बहुमत की आवश्यकता है, लेकिन क्षेत्र देना पड़े किसी को तो उसके लिए सामान्य बहुमत से काम नहीं चलेगा, विशेष बहुमत के काम चलेगा। जैसे हमारे घर में भी नियम है, अगर हमारी घर के लड़के के लिए कोई शादी के लिए पत्नी आती है तो हम ज़्यादा हिचकिच नहीं होते, कहते हैं हमारे घर ही तो आएगी, कोई बात नहीं, सामान्य बहुमत से काम चल जाता है। लेकिन लड़की देनी पड़े तो फिर घर का विशेष बहुमत चाहिए होता है। इसलिए क्षेत्र त्यागने के लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो कब कब क्षेत्र त्यागा गया या किसी दूसरे देश को दिया गया वो कोई बता सकता है तो बता दे, उसकी कृपा हो जाएगी। लेकिन आपका तो पता नहीं ध्यान कहाँ है, तो आप जल्दी से बताइए कि बेसिकली, ठीक है ना। आता है एग्जाम में बेटा, एग्जाम में तो क्वेश्चन सारे ही आते हैं, ये भी बहुत बार आता है क्षेत्र त्यागने वाला। तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ता है तो त्यागने के लिए। तो बताओ कब कब त्यागा गया, कोई बताएगा? पहला तो एक तो बेरूबाड़ी क्षेत्र त्यागा था, जब दिया था ना बंगला पूर्वी पाकिस्तान को, बेरूबाड़ी क्षेत्र को देने के लिए 1960 में नवा संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा था। अब ये ध्यान रखना है, नवा संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा था। किस क्षेत्र को त्यागने के लिए? बेरूबाड़ी क्षेत्र को। ये पाकिस्तान को दिया था, ये पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था जहां आज बांग्लादेश है। नवा संशोधन अधिनियम पारित किया था। चलो एक बार तो ये क्षेत्र त्यागा था। अभी क्या है कि हमारा बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ था, तो बेसिकली जब बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ था तो भी हमने 100वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। तो बेसिकली 100वें संशोधन नियम द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधी समझौता किया गया था, क्रियान्वित किया गया था। बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधी समझौता किया गया था। अब इसको मैं समझा देता हूं, अगर आपको समझ नहीं आता तो। समझौता किया गया था मित्रों, इसमें क्या है, एक्चुअली बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है यूं है, टेढ़ा मेढ़ा। तो इसको सीधा करने के लिए क्या किया गया, तो हमें कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को भी देना पड़ा। जैसे ये हमारा क्षेत्र था, तो अब वास्तव में इधर ये हमारा क्षेत्र था, हमने बांग्लादेश से ये लिया, बदले में दिया। लेकिन लेना तो कोई दिक्कत नहीं, सामान्य बहुमत से हो गया, लेकिन देने के लिए हमें फिर 100वां संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं तो फिर आपको बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो 100वां संशोधन अधिनियम किसके लिए पारित किया गया था? बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता क्रियान्वित करने के लिए। इसमें हमने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया था और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र प्राप्त किया था। ये बेसिकली 2015 का है 100वां संशोधन नियम। मोदी जी गए थे बांग्लादेश की यात्रा पर, तब यह समझौता किया गया था। तो ये यस सर 100 अमेंडमेंट एक्ट, तो बिल्कुल ये 2 अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखने हैं। कपिल देव जी बोल रहे हैं अधिनियम कब हुआ था, तो 1975 के हैं बेटा, 35वां 36वां दोनों। तो ये क्या करें, दीपक कुमार जी, आर्टिकल 2 न्यू स्टेट का बेटा, आर्टिकल न्यू स्टेट का जो है वो अगला आर्टिकल है, 3 है बेटा, थोड़ा ढंग से पढ़ लो मेरा बेटा। तो आप जुड़ते तो हो, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है।
अभी 3 नंबर आएगा आर्टिकल न्यू स्टेट का, उसमें प्रावधान है। इसमें तो खाली क्षेत्र सम्मिलन का है और क्षेत्र त्यागने का प्रावधान है। तो मैंने कहा क्षेत्र नया सम्मिलित करना है तो सामान्य बहुमत से काम चल जाएगा, और अगर सह राज्य का दर्जा देना है तो संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना होगा, जैसे 35वें के लिए किया गया, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में, 36वां भी 1975 में पारित कर दिया गया था, फिर बाद में विलय कर लिया गया था। दूसरा, क्षेत्र त्यागने के लिए भी देखो, बेरूबेड़ी क्षेत्र त्यागा था तो 9वां संशोधन अधिनियम किया था, और अभी बांग्लादेश को जब भूमि का आदान प्रदान किया गया तब भी हमें 100वां संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा। ठीक है ना। जुल्फों वाली ने तो अपना काम कर दिया मोदी को बुला के। हाँ भाई देखो, जुल्फों वाली ने तो काम कर दिया कुलदीप जी, तो आपको तो कोई नहीं बुला रही, ये ध्यान रखना है कि आपको कोई बुला ले तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। तो आप पहले नौकरी प्राप्त कर लो। तो जुल्फें वाली तो बांग्लादेश से आती रहेंगी। अब अफगानिस्तान मत चले जाना। अफगानिस्तान में भी अभी खबर आ रही है कि उन्होंने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया है और अपने मन की बात कल से शुरू कर देंगे। तो आप भी कहीं मन की बात मत कर देना रेडियो पर। ठीक है ना। वैसी बातें कर लेना, बुढ़ापे में मन की बात नहीं होती है। ठीक है ना। और रेडियो पे क्या मन की बात करना, तो वो ध्यान में रखना है। अब हम बेटा आर्टिकल 3 पर आते हैं, जो आप कह रहे थे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है वो आपको ध्यान से सुनना है, फिर इसको समझना है। देखो बेटा, आर्टिकल 3 में नए राज्य के निर्माण, सीमा, नाम में परिवर्तन से संबंधित है। तो आर्टिकल 3 में कहा गया प्रावधान है, संसद सामान्य बहुमत से नए राज्य का निर्माण या किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अब इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अगर आप सुनेंगे तब तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो फिर उसका क्या कर सकते हैं हम। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा, राज्य निर्माण का इतिहास भी बताऊंगा, लेकिन आप जुड़े रहेंगे तब। आप 10-5 जुड़ते हैं, उसके बाद फिर आपस में बातें करने लगते हैं, तो वो ठीक हरकत नहीं है। तो अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है, संसद सामान्य बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है या किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब है राज्यों का निर्माण करना, उन्हें तोड़ना मोड़ना, ये सारी शक्ति किसको दी है संविधान द्वारा, संसद को। यानी कि अंतिम शक्ति किसमें निहित है राज्यों के निर्माण के बारे में, संसद के पास है। राज्यों के निर्माण और परिवर्तन के बारे में अंतिम शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, अगर पूछे राज्यों के निर्माण और परिवर्तन के बारे में अंतिम शक्ति किसके पास है, अंतिम शक्ति संसद में निहित है। पहला तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरा क्या है कि चूंकि संसद बेसिकली राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनको तोड़ मरोड़ सकती है, उनको जोड़ सकती है, कैसा भी बना सकती है, इसलिए कहते हैं भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये बेसिकली ध्यान रखना। ठीक है ना। भारत विनाशी राज्यों का, राज्य विनाशी हैं लेकिन भारतीय संघ क्या है, अविनाशी। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्यों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन टोटल संघ में परिवर्तन नहीं होगा। जो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र है वो यूं के यूं बना रहेगा। तो ये बेसिकली आपको पता रहना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी स्पष्ट हो जाता है, पहला तो राज्यों के निर्माण परिवर्तन की अंतिम शक्ति किसमें दी गई है, संसद में दी गई। दूसरा, इससे ये पता चलता है भारत विनाशी राज्यों का क्या है, अविनाशी संघ है। तो ये दो बातें इस अनुच्छेद 2 से स्पष्ट, 3 से स्पष्ट होती हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 3 आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है, संसद सामान्य बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है और किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो राज्यों के निर्माण, सीमा, नाम में परिवर्तन की अंतिम शक्ति संसद में निहित है। ये कम से कम 50 बार क्वेश्चन आया है। और इससे ये भी पता चलता है भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये दो बातें तो पता रहनी चाहिए। तीसरी बात भी मैं बता देता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो
लेकिन आप पता नहीं सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते, तो वो भी मैं आपको बेटा बता देता हूँ। तो तीसरी बात यह है, अगर एक बार बार क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संघात्मक शासन पर सर्वाधिक प्रहार करता है, तो अनुच्छेद 3 है। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, अगर बार बार ये क्वेश्चन आए आपके सामने, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संघात्मक शासन पर प्रहार करता है, तो संघात्मक शासन पर सर्वाधिक प्रहार करता है अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 ये संघात्मक शासन पर सर्वाधिक प्रहार करता है, आलोचना करता है। प्रहार का मतलब क्या होता है? आलोचना। शासन की शासन पर प्रहार करता है, आलोचना करता है, यानी कि संघात्मक शासन को नष्ट करता है। तो अनुच्छेद 3, क्योंकि इसमें सारी शक्ति संसद के पास है, राज्यों का अस्तित्व सुरक्षित नहीं है, राज्यों को जब मर्जी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, तो संघात्मक शासन कहाँ रहा? संघात्मक शासन का सीधा सा मतलब रहता है केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन, और यानी कि राज्यों का यहाँ अस्तित्व सुरक्षा नहीं है, शक्तियों का इकाई का विभाजन। तो वास्तव में अनुच्छेद 3 तो राज्यों के निर्माण की शक्ति, राज्यों की सीमा नाम में परिवर्तन की शक्ति सारी किसको दे देता है? कि केंद्र संसद को दे देता है, केंद्र को दे देता है। इसलिए कहते हैं अनुच्छेद 3 संघात्मक शासन पर प्रहार करता है। तो 3 क्वेश्चन बेटा अनुच्छेद 3 में अभी तक मैंने बताए, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। पहला, राज्यों के निर्माण और परिवर्तन की अंतिम शक्ति संसद में निहित है। दूसरा, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तीसरा क्या है? संघात्मक शासन पर सर्वाधिक प्रहार कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 3 करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, आगे भी हम ध्यान रखते हैं, आगे भी ध्यान रखते हैं कि क्या पढ़ना है। अब नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, राज्य के निर्माण या सीमा नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, तो वो भी बता देता हूँ। नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया या सीमा नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया को भी मैं बता देता हूं, तो आपको प्रक्रिया भी समझ आनी चाहिए। प्रक्रिया में मात्र 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 4। ये चारों 24 घंटे आपको याद रहने चाहिए, तब तो आपका विकास होगा, अन्यथा आपका विकास नहीं होगा। तो अब आपको ये 4 स्टेप ध्यान रखना है, धीरे धीरे सुनना है एक एक स्टेप को। पहला स्टेप है नए राज्य के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार तैयार करेगी। नए राज्य के निर्माण का प्रस्ताव कौन तैयार करेगी? केंद्र सरकार। आप कहेंगे राज्य सरकार भी तो भेज सकती है। हाँ भेज ले, लेकिन केंद्र सरकार उसको माने ना माने केंद्र सरकार पर निर्भर है। जैसे सिंपल है, नए राज्य का निर्माण का मतलब है नए घर का निर्माण होना, घर में लड़के की शादी होना, यानी कि नया घर। अब मान लीजिए लड़का खुद बोले मेरी शादी कर दो, तो लास्ट में मम्मी मानेगी तभी ना, काम तो तभी से चलेगा ना जब मम्मी मानेगी। मम्मी कहेगी शादी होनी है तब तो शादी होगी, आप खुद भुदकते रहो मेरी शादी करा दो, शादी करा। घर वाले 2 तमाचे और लगाएंगे, कहेंगे शादी कराएगा तू, 2 रुपये कमाता नहीं है, ठीक है ना। शादी नहीं होती। लड़के की शादी कब होती है? जब मम्मी बोलने लगती है पापा से कि अब तो मेरे बस की नहीं है काम करना, लड़के का ब्याह कर दो, बहू ला दो, तब जाके ब्याह की बात होती है, तब नए घर की बात होती है। तो मित्रों थोड़ा समझदारी से काम लो। तो नए राज्य के निर्माण का प्रस्ताव कौन तैयार करती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार प्रस्ताव तैयार करेगी, प्रस्ताव तैयार करती है। कर लिया प्रस्ताव या विधेयक जो भी है, कर लिया तैयार, पहला स्टेप हो गया, तैयार हो गया। जैसे केंद्र सरकार ऐसे विधेयक को तैयार करती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है। तो वैसे भी घर में भी ध्यान रखना, जब लड़की की शादी की बात करनी होती है, मम्मी प्रारूप तैयार कर लेती है, ये 4 लड़कियों में से कोई लाऊंगी, इनमें से किसी को बहू बनाऊंगी, लेकिन वो सबसे पहले किसके पास जाती है? पापा जी से बात करती है। तो इसलिए नए राज्य के निर्माण से संबंधित जो प्रस्ताव होता है उसमें उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। किसकी पूर्व अनुमति ली जाती है? राष्ट्रपति की, क्योंकि पापा जी के बिना तो शादी होगी नहीं। पापा जी से तो कहेगी मम्मी कि बेटे की शादी कर दो अब, ठीक है ना, मेरे से काम नहीं होता है। तो ऐसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? अब वो भी सुन लीजिए। बिल्कुल वैसे ही प्रक्रिया है जैसे घर में शादी की प्रक्रिया होती है, नए घर की प्रक्रिया है। अगर वास्तव में लड़के की शादी करनी है तो सबसे पहले मम्मी प्रपोजल लाती है पापा के सामने और पूर्व अनुमति लेती है, लड़के की शादी कर दो। तब पापा क्या करते हैं? एक निश्चित डेट डालकर बेटे के पास भेज देते हैं, यानी कि प्रभावित राज्य, क्योंकि बेटा राज्य का प्रतीक है, तो उसके पास भेज देते हैं। कहते हैं बेटा तेरे पास 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का समय है,
और आप जल्दी से यस बोल दो, इन 4 लड़कियों में से कोई लड़की सुन लो। 4 ही विकल्प मिलते हैं, वैसे 3 ही मिलते हैं। ये तो एग्ज़ाम में 4 मिलते हैं, हमारे घरों में तो 3 ही मिलते हैं। हमारे समय तो 1 भी नहीं मिलता था, लेकिन आपके समय मैं मानता हूँ 3 विकल्प मिल रहे होंगे। पूछते हैं कि 3 में से एक कोई कर लो, लेकिन हमारे समय तो कुछ था ही नहीं, वो तो छोड़ दो। आपके समय बहुत कुछ, 3 तो मिल रहे हैं। एग्जाम सबसे बढ़िया 4 विकल्प देता है। तो तीसरा स्टेप है, राष्ट्रपति निश्चित तिथि डालकर प्रभावित राज्य के विधानमंडल के पास, प्रभावित राज्य के विधानमंडल के पास विधेयक को भेजता है। तो निश्चित तिथि डाल देता है। जैसे मैंने कहा ना, पिताजी शादी के लिए लड़के को कहते हैं 1 महीने के अंदर बताना है, ऐसे ये भी 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, जो भी डेट डालना चाहे राष्ट्रपति की इच्छा पर है, विधानमंडल के पास भेजता है। तो तीसरा स्टेप ये हो गया। अब क्या है, भेज दिया। अब आपको पता है ना, बेटे की ज़्यादा नहीं चलती है, सिंपल सा है कि 10 दिन दिए हैं, 15 दिन दिए हैं, या तो बेटा हाँ बोले, लड़की बता दे 3 में से कौन सी है, या वो हाँ बोले या ना बोले, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए चौथा विकल्प में क्या है, या तो ये राज्य विधानमंडल की सलाह आ जाए, या ये निश्चित तिथि समाप्त हो जाए। कई बार बेटा बोलता ही नहीं कि मुझे करनी है कि नहीं करनी है, वो कहता है मैं अभी बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो पिताजी कह देते हैं बेटा तेरे को 15 दिन दिए थे, 15 दिन का समय खत्म, अब तो मम्मी जो छांट लेगी वही काम चलेगा। तो वही है, यहाँ पर भी यही होता है। तो चौथा क्या है, राज्य की सलाह आने पर या निश्चित तिथि समाप्त होने पर, निश्चित तिथि समाप्त होने के बाद संसद सामान्य बहुमत से नए राज्य के निर्माण का विधेयक पारित कर देती है, नए राज्य के निर्माण का विधेयक पारित कर देती है। तो उसी तिथि से नए राज्य का निर्माण माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे घर में क्या है, पापा जी ने निश्चित तिथि डालकर बेटे को दिया, तो बेटे को 15 दिन का मान लीजिए समय दिया, तो 15 दिन तक या तो बेटा सलाह दे दे मेरे को इस लड़की से शादी करनी है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो 15 दिन जैसे ही खत्म हो जाते हैं, तो मम्मी फिर कहती है देखो 15 दिन हो गए, अब तो मैं एक्शन लूंगी, मुझे तो यही लड़की पसंद है, इसी से शादी कर दो। तो पिताजी कहते हैं अब बेटा अब तो तेरी शादी इससे होगी, अब चुप करके फेरे वाले दिन आ जाना, कोई मतलब नहीं है। बस यही यहाँ पर होता है। सेम प्रक्रिया है हमारे यहाँ भी। क्या है, राज्य की सलाह आ जाए या उसका परामर्श आ जाए, अगर परामर्श नहीं आता तो ये निश्चित तिथि खत्म हो जाए, तो उसके बाद संसद सामान्य बहुमत से नए राज्य का निर्माण का विधेयक अगर संसद में दोनों सदनों में पास कर देती है सामान्य बहुमत से, तो उसी तिथि से फिर राज्य का निर्माण माना जाता है। उसमें राष्ट्रपति की सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जा चुकी है, तो उसी तिथि से माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये बातें सारी आपको समझ आ गई जानी चाहिए, तब तो काम चल जाएगा। नहीं तो फिर क्या है, 15 दिन कोई दे तो बेटा 15 दिन नहीं मिल रहे तो 1-2 दिन तो मिल रहे हैं ना, तो जल्दी से शादी में ज़्यादा दिन मिलने भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपको समझ आ गई होगी जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो नए राज्य के निर्माण के लिए 4 स्टेप हैं, चारों स्टेप आपको पता रहने चाहिए मित्रों, तभी आपका विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। तो ये पता रहेंगे तो आप अच्छा बेटर कर पाएंगे। चलिए अब हम जो राज्यों के निर्माण का इतिहास है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन अब आप लोग सुनते नहीं चाहते राज्यों के निर्माण का इतिहास। राज्यों के राज्यों के निर्माण का इतिहास, ये दिखाई नहीं देता है रेड थोड़ा सा, लेकिन येलो वाला काम नहीं कर रहा है, तो वो भी ध्यान रखना है। राज्यों के निर्माण का इतिहास भी ध्यान रखते हैं, तो अब चेंज कर लें।
देखिए अब एक बार फिर ट्राई करते हैं राज्यों के निर्माण का इतिहास। चलो अब बेटा क्या है राज्यों के निर्माण का इतिहास, तो देखते हैं इस पे राज्यों के निर्माण के इतिहास में। अब आपको ध्यान है कि वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे संघराज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था। पहले ए बी सी डी ये स्थिति थी। अब धीरे धीरे समझना है मित्रों, अगर देखो जल्दबाजी करोगे, आपको बर्तन धोने का काम है, सब्जी बनाने का काम है, तो कर लो पहले आराम से, या फिर इसको समझ लो। देखो दोनों में से कोई एक काम होगा। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब हमारे संघराज्य क्षेत्र की स्थिति ये थी कि 4 भागों में बांटा हुआ था। इसमें अवध जैसा क्षेत्र है वो इधर था, अवध है तो अवध भी इधर था, बिहार भी इधर था, उड़ीसा भी इधर था, पंजाब भी इधर था। ए भाग में ये था। बी में राजस्थान था, बिल्कुल सही है, आपने कहा राजस्थान वाला भाग बी में था, बिल्कुल बी में था, राजस्थान वाला भाग बी में था, ठीक है ना। हैदराबाद भी था, सौराष्ट्र भी था, सौराष्ट्र भी इधर ही था, हैदराबाद भी बी में था, ठीक है ना, ये बी में थे। सी में अजमेर दिल्ली जैसे क्षेत्र थे, अजमेर है, दिल्ली है, ये सी में थे। डी में अंडमान निकोबार था। पहले ऐसे बांट रखा था हमारे, मूल रूप से ये स्थिति थी। अब ऐसे एबीसीडी में बांटा हुआ था, कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन को आधार बनाया था, अंग्रेजों का शासन भी इसी प्रकार चल रहा था, हमने वही के वही अडॉप्ट कर लिया, उसी के अनुरूप हम काम करने लगे थे। लेकिन हमारे यहाँ विद्रोह तुरंत शुरू हो गया, तो वास्तव में विरोध शुरू हो गया तो उसमें दिक्कत भी आने लगी। सबसे पहले विरोध हुआ था इस ए वाले क्षेत्र में, मद्रास में, ये मद्रास भी ए में ही था, तो इस मद्रास में विरोध हुआ था। मद्रास में विरोध क्यों हुआ था, मद्रास की पूरी लोकेशन को दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि मद्रास में बेसिकली क्या है, विरोध क्यों हुआ था। मद्रास जो क्षेत्र है उसमें 2 क्षेत्र थे तो तत्कालिक समय में, एक तमिलनाडु वाला क्षेत्र, एक आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र थे। तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र था वहां तो तमिल भाषा बोली जाती थी, और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था यहाँ तेलुगु बोली जाती थी। तो वास्तव में ये तेलुगु वाले थे, ये कहीं ना कहीं तमिलों से कहते थे हमें तो अलग से स्वायत्ता चाहिए, और मद्रास के जो जितना प्रशासनिक वगैरह तमला था सारा वो तमिल में ही होता था। तो ये लोग कहते थे नहीं हमारी तो तेलुगु भाषा है, इसलिए हमारा तो अलग राज्य का निर्माण किया जाए। तो ये मांग भी इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से शुरू कर रखी थी, उससे पहले से ही चल रही थी इनकी मांग। लेकिन 1953 में एक विशेष घटना घटित हुई थी। 1953 में एक तेलुगु नेता थे श्री रामलू, श्री राम भगवान का नाम और लू जो राजस्थान में चलती है, श्री रामलू थे। अब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब बेचारे व्रत तो थे, टपक गए, ऊपर चले गए। अब जैसे ही ऊपर गए तो पूरे इस क्षेत्र में लड़ाई दंगे शुरू हो गए। तो तब क्या है कि हमारे नेताओं को झुकना पड़ा, और उनको भी ये बात माननी पड़ी कि भाई नए राज्यों का निर्माण होना चाहिए। वास्तव में नए राज्यों के निर्माण से संबंधित पहले भी कुछ कमीशन गठित हुए थे, जैसे 1948 में एक धर कमीशन गठित हुआ था, ये धर कमीशन बना था 1948 में। 1948 में इसने रिपोर्ट में कह दिया कि हमें भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, प्रशासनिक कार्यकुशलता ही आधार होनी चाहिए। तो वास्तव में इसने मना कर दिया था। 1949 में भी ये जेवीपी समिति बनी थी, जेवीपी 48 में बनी थी, 49 में रिपोर्ट दी थी। तो इसने 1949 में रिपोर्ट दी थी। इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही श्री रामलू की मृत्यु हुई तो पूरे नेताओं को झुकना पड़ा, नेहरू जी को झुकना पड़ा। नेहरू जी ने तुरंत क्या किया, एक फजल अली आयोग बना दिया। कहा भाई नए राज्यों के गठन का नया रूप बनाया जाए, तो एक फजल अली आयोग बना दिया। तो 1953 में ही श्री रामलू जी की मृत्यु के बाद एक फजल अली आयोग बना दिया गया। कौन सा आयोग बना दिया 1953 में? फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली आयोग बना दिया गया। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ये बनाया गया। अब ये फजल अली आयोग आपको ध्यान में रखना है। फजल अली आयोग ने का गठन किया गया 1953 में। फजल अली तो इसके अध्यक्ष थे। फिर हरदेनाथ कुंजरू,
हरदेनाथ कुंजरू, हरदेनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर इसके सदस्य थे, के.एम. पणिकर। अब ये बेटा ये इतिहास है, इतिहास को भी आपको ध्यान में रखना है कि 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया था श्री रामलू की मृत्यु के बाद जो नए राज्यों के गठन के लिए। इसमें फजल अली तो अध्यक्ष थे, हरदेनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर इसके सदस्य थे। तो वास्तव में इस आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। और पूरे भारतीय संघ राज्य क्षेत्र को 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो 1956 में हमारे यहाँ कितने राज्य थे? 14 और 6 संघ शासित प्रदेश थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 6 संघ शासित प्रदेश थे। तो ये जब आपको पता चल जाएगा तो आपको गड़बड़ नहीं करना है। 1953 में कितने राज्य थे कि हमारे यहाँ 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद 15वां राज्य कब बना, 16वां कब बना, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। अब ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। 1956 में क्या स्थिति थी? 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश थे। अब 15वां कब बना तो वो ध्यान रखना है, 16वां कब बना वो ध्यान रखना है, 17वां कब बना वो ध्यान रखना है, 18वां कब बना वो ध्यान रखना है। तो आराम आराम से ध्यान रखना। 15वां 1960 में गुजरात बना था। तो 15वां राज्य कौन सा बना था? गुजरात। अब थोड़ा सीक्वेंस से आपको ध्यान रखना है। 16वां जो है वो नागालैंड बना था 1963 में, ये नागालैंड बना था। 17वां हरियाणा बना था 1966 में, हरियाणा बना था। 18वां हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में, तो 1971 में हिमाचल प्रदेश बना था। तो ये 4 तो 18 तक तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। 15वां राज्य कौन सा था? गुजरात बना था 1960 में, 16वां नागालैंड बना था 1963 में, 17वां 1966 में हरियाणा बना था, 18वां राज्य 1971 में हिमाचल प्रदेश बना था। अब बेटा सीक्वेंस तो आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आपका काम चलेगा, अन्यथा भी आपको बड़ी दिक्कत होगी। कुलदीप किंग जी, अक्षय गौड़ जी, तो बेसिकली पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया गया था। बिल्कुल अक्षय गौड़ जी आप सही कह रहे हैं। और गुजरात महाराष्ट्र से अलग करके बनाया गया था, ये भी अच्छी बात है, आपने बताया था, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश भी कहीं ना कहीं ये पंजाब वाला क्षेत्र से अलग हुआ था तब। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये केंद्र शासित प्रदेश का भी इसको दर्जा था हिमाचल प्रदेश को। अब आगे देखते हैं 19, 20 और 21 जो है। अब ये 19, 20, 21 ये 1972 में बने थे। 19, 20, 21 ये 1972 में बने थे। कब बने थे? 1972 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1972 में एक साथ 3 बने थे। अब इसमें 19वां था मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये कौन कौन से थे? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें भी गड़बड़ नहीं करना। फिर 22वां सिक्किम बना था। 22वां कौन सा था? सिक्किम। ये 1975 में बना था। मैंने ध्यान दिया था 36वां संशोधन अधिनियम भी पारित करना पड़ा था। तो 1975 में सिक्किम बना था। फिर 23, 24, 25 भी साथ साथ बने थे। ये भी आपको ध्यान रखना 1927 में। 23, 24, 25 ये भी 1987 में बने थे, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। गोवा को 25वां राज्य कहते हैं, मिजोरम को 23वां कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को 24वां कहते हैं, 22वां सिक्किम है। तो ये सीक्वेंस भी आपको पता रहनी चाहिए, इसमें भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे, तो ये भी पता रहना चाहिए। तो मित्रों इतना तो समझ आया होगा सबको। चलो अब आगे देखते हैं। टाइम भी थोड़ा कम है लेकिन आगे देखना पड़ेगा मित्रों, इसको तो पूरा करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। 26वां, 27वां, 28वां कौन से बने थे? 26वां, 27वां, 28वां कौन से थे? 26वां, 27वां, 28वां थे 6 ऊज है। 26वां था छत्तीसगढ़, ऊ का उत्तराखंड था 27वां, यूके बोल देते हैं कई बार, और झारखंड कौन सा था? 28वां। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ये तीनों के तीनों 2000 में बने थे। 2 के बाद 3 बिंदु अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने बनाया था, कविता गाते हुए बनाए थे। अटल जी अद्भुत प्रधानमंत्री थे, शिक्षक थे, मास्टर थे। मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की विशेषता थी, दोनों शिक्षक थे, तो अद्भुत प्रधानमंत्री रहे हैं और दोनों का नाम भी बहुत अद्भुत रहा है। तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था, उत्तराखंड 27वां था, झारखंड 28वां था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मोदी जी आ गए। अब मोदी जी ने काफ़ी कमाल किया है। अब मोदी जी ने क्या है, पहला तो 29वां बनाया, 29वां राज्य बना हमारे यहाँ। चलो मोदी जी का अलग से पढ़ा देते हैं, आपको थोड़ा सा अलग से मोदी जी कर देते हैं। अब मोदी जी आ गए 2014 में, आ गए थे मई में। देखो ये मोदी जी आ गए। मोदी जी ने पहले तो 29वां राज्य बनाया 2 जून 2014 को। कौन सा बनाया था, ये बनाया था तेलंगाना। तेलंगाना बना दिया 29वां राज्य। लेकिन बाद में मोदी जी को कहा ये 29 की संख्या पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली काम बड़ा अच्छा किया। उन्होंने काम ये किया कि जम्मू कश्मीर को राज्य के स्थान पर क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जम्मू कश्मीर को, एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वास्तव में फिर बाद में मोदी जी ने क्या किया कि J&K का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कन्वर्ट कर दिया। ये राज्य था, इसको क्या बना दिया, यूटी। क्या बना दिया, यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 2 बना दिए, एक J&K, एक लद्दाख। अब ये दोनों यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये मोदी जी का नया कारनामा था कि वास्तव में उन्होंने वापस संख्या कितनी हो गई राज्यों की, फिर 28 राज्य रह गए। जैसे ये बना J&K यूटी में बना, तब क्या है 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने रह गए थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय। यानी कि हम इसकी तारीख देखें 31 अक्टूबर 2019 की, तो तब बेसिकली हमारे यहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, 29 राज्य थे, 28 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने तारीख को, 31 अक्टूबर 2019 को। अब मोदी जी को ये 9 का आंकड़ा फिर पसंद नहीं आया, केंद्र शासित प्रदेश वाला भी। इन्होंने तुरंत क्या किया कि 26 जनवरी 2020 को क्या काम किया, वो ध्यान रखते हैं। और 26 जनवरी 2020 को उन्होंने दादर नागर हवेली व दमन द्वीप को मिलाकर, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहले अलग अलग थे, अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया। मिलाकर क्या कर दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसलिए आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना। ये सीक्वेंस भी बेटा पता रहनी चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने तो आपको इतना बताया है, तो आपको ये पूरा सीक्वेंस इतिहास पता रहेगा तो आप अच्छे से करेंगे। तो आपको ये सारी बातें पता रहनी चाहिए। तो बेटा ये मैंने 3 नंबर आर्टिकल का पूरा इतिहास सहित आपको बताया है। अब 4 नंबर आर्टिकल में क्या प्रावधान है वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें साफ लिखा है कि 2-3 की प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। वो बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। तो 4 नंबर आर्टिकल का कोई विशेष ऐसा महत्व नहीं है, तो आप पढ़ें तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक। ये लेकिन ये जो मैंने अनुच्छेद कराया इस पर आधारित हम कल क्वेश्चन भी करेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी करेंगे। तो मित्रों मुझे लगता है कुछ समझ आया होगा आपको। अब पता नहीं आप बातें करते हैं समझ नहीं आएंगे। तो आज वर्तमान स्थिति ये है, तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर कब बना, तो वास्तव में 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना। पहले राज्य था, 2 केंद्र शासित प्रदेश उससे बना दिए। बाद में दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को भी जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहले अलग अलग थे, अब इन दोनों को जोड़कर एक बना दिया। कब, 26 जनवरी 2020 को। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ आ गई होगी, अब तक का पूरा इतिहास। उसके बाद हम कल क्वेश्चन भी करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक नागरिकता से संबंधित भी करेंगे। अब मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।